नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता स्वागत करता हूं एनल कैनाल की एनाटॉमी पार्ट 3 में। 2 सेशंस में हम लोगों ने जनरल एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। रेक्टम कहाँ पे होता है, एनोरेक्टल रिंग किसे कहते हैं, डेंटेड लाइन किसे कहते हैं, हेल्टल लाइन किसे कहते हैं, स्फिंक्टर कितने होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। लिवेटर नाई मसल कहाँ पे होती है, एनल वर्च की पोजीशन क्या है, इपिथीलियम कैसी होती है, नर्व सप्लाई क्या है और ब्लड सप्लाई क्या है, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्फिंक्टर। स्फिंक्टर में 2 स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो हम लोगों ने ग्रीन कलर से बना रखा है ये इंटरनल स्फिंक्टर है, और जो हमने ये 3 कलर में काफी रंग रंगीला बना रखा है ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये इसलिए कलर चेंज कर रखा है क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, जबकि इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो एक ही मसल का कंटिन्यूएशन है, उसमें पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल स्फिंक्टर होता क्या है। इट इज एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ रेक्टम। ये रेक्टम की सर्कुलर मसल का पार्ट होता है, कंटिन्यूएशन होता है। गट वाल में वैसे 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, म्यूकोसा। उसके बाद सेकंड बाहर की तरफ चल रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ म्यूकोसा सबसे अंदर, उसके बाद सेकंड नंबर पे होती है सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सबसे बाहर की तरफ सिरोसा होती है। तो जो आपकी सर्कुलर मसल है उनका कंटिन्यूएशन होता है क्या, इंटरनल स्फिंक्टर। कहां तक होता है, अप टू हिल्टन लाइन। इंटरनल स्फिंक्टर हिल्टन लाइन तक आता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो एनल वर्स तक कवर करता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहां तक कवर करता है, एनल वर्स तक, जबकि इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो हिल्टन लाइन तक आता है। नेक्स्ट बात, कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, composed of smooth muscles। स्मूथ मसल्स का हमको एक चीज पता है कि ये इनमें स्मूथ मसल्स जो होती हैं इनमें नर्व सप्लाई जो होती है वो ऑटोनॉमिक होती है, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई। और ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होने की वजह से ये इनवॉल्यूंटरी इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई है तो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रहता है, मोस्टली तो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्योंकि ये एनल टोन को 85% के अबाउट मेंटेन करता है। तो एक ये भी पॉइंट होगा कि मेंटेन्स 85% एनल टोन। जो एनल कैनाल होती है वो हमेशा टोनिक फेज में रहती है। उसका रीजन ये होता है कि हमारी एनल कैनाल जो है और जो रेक्टम में तो मल स्टोर हो रहा है, एक तो इसमें एंगल होता है पोस्टीरियरली बैकवर्डली होता है उसकी वजह से, और दूसरी बात ये एनल कैनाल जो होती है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई है और ये कह सकते हैं टोनिक फेज में रहती है। जब कभी भी मलत्याग के लिए जाना होता है तो ये अपने आप ओपन होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारा वॉलंटरी एक्शन है, हम उसमें अपनी मर्जी से हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं या हम चाहें तो उसको टाइटली होल्ड कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। अभी उसके बारे में भी जानेंगे। तो कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ रेक्टम होता है, अप टू हिल्टन लाइन होता है, कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, और इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है, इनवॉल्यूंटरी इन नेचर होता है, मेंटेन्स 85% ऑफ एनल टोन। ये 85% एनल टोन को मेंटेन करता है। दूसरी बात, अगर कभी मौका मिले, इसको देखने का मौका मिले, तो ये व्हाइट इन कलर होता है, व्हाइट इन कलर, ये कलर में व्हाइट होता है। जब कभी किसी को क्रोनिक फिशर हो जाता है तो क्रोनिक फिशर में स्पाज्म डेवलप हो जाता है, क्योंकि पेन की वजह से परमानेंट दिमाग में यही चलता रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, मलत्याग के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो उस स्पाज्म को कम करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं एलआईएस, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी, और उसमें क्या करते हैं कि इसका लेस देन 30% कट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि एनल टोन जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स कंडीशन में आ जाती है, एनल कैनाल थोड़ी रिलैक्स कंडीशन में आ जाती है और फिशर के पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो लेकिन लेस देन 30% आप कह सकते हैं कैन कट लेस देन 30%।
30% से ज्यादा कट करने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम का मतलब इनकॉन्टिनेंस का केस हो सकता है। तो इसलिए जब किसी डॉक्टर को किसी भी पार्ट में प्रैक्टिस करनी हो, किसी भी विशेषज्ञ हो अगर किसी पार्ट में, और खासकर सर्जरी में, तो उस पार्ट की एनाटॉमी में उसको महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती अगर हुई तो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं थ्रेटनिंग प्रोसेस हो सकता है। तो इसको एलआईएस करते टाइम लेस देन 30% कट कर सकते हैं। ठीक, अब इधर आते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो लिवेटर एनाई मसल का, ये जो पहला, इसके तीनों कंपोनेंट के नाम लिख देते हैं क्योंकि तीनों का अपना अपना काम है। ये कंपोनेंट जो होता है इसको कहते हैं डीप कंपोनेंट, जो ये होता है इसको बोलते हैं सुपरफिशियल, और जो ये होता है इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस नाम से पता चल रहा है कि स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस। तो पहला जो एनल वर्ज को सराउंड करता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। ये जो एंड पार्ट है, ओरिफिस जो ओपनिंग दिख रही है, इसको एनल वर्ज कहते हैं। इसको सराउंड करने वाला जो पार्ट है इसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इसको बोलते हैं सुपरफिशियल। इसका भी अपना रोल है, इसका भी अपना रोल है। ये एनल कैनाल को स्टेबलाइज करता है। सुपरफिशियल वाला जो पार्ट होता है ये एनल कैनाल को स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करने का मतलब एनल कैनाल अपनी पोजीशन पर सिचुएटेड रहे। ये पोस्टीरियरली अगर बात करें तो ये आपका एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट से कनेक्ट रहता है, और अगर एंटीरियरली बात करें तो ये आपका पेरिनियल बॉडी से कनेक्ट रहता है, ताकि दोनों तरफ से ये एनल कैनाल को एक जगह पर सिचुएटेड रखे। डीप कंपोनेंट जो होता है ये लिवेटर एनाई मसल है, और पीवो मसल के साथ फ्यूज होकर ये एनोरेक्टल रिंग को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बिल्कुल ना समझिएगा कि इंटरनल स्फिंक्टर का एनोरेक्टल रिंग में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये ज्यादा रोल प्ले करता है इसमें। ठीक, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात करें तो ये होता है कंटिन्यूएशन ऑफ लिवेटर एनाई मसल। किसका कंटिन्यूएशन है? लिवेटर एनाई मसल का। दूसरी बात, कहां तक है? अप टू एनल वर्ज। कहां तक है भैया? एनल वर्ज तक होता है। ठीक, दूसरी बात, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? डीप है सबसे ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद है सुपरफिशियल, और फिर उसके बाद है सबक्यूटेनियस, जो स्किन के, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चले तो सबक्यूटेनियस पहले, सुपरफिशियल फिर डीप। सबक्यूटेनियस ये एनल कैनाल पे सराउंड रखता है, तो जो हम एनल कैनाल को टाइटली होल्ड करते हैं, हालांकि रोल पूरे का है, लेकिन ये एनल वर्ज के पे जो मूवमेंट है वो सुपर सबक्यूटेनियस जो बिल्कुल आखिरी एंड पर है, इसका भी रोल है, लेकिन ये होल्ड करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये 2 तरफ से कनेक्ट है। पोस्टीरियरली अगर हम बैक साइड की बात करें तो पोस्टीरियरली ये कनेक्ट रहता है किससे? एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट से, और एंटीरियरली अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट रहता है पेरिनियल बॉडी से, ताकि एनल कैनाल अपनी पोजीशन पर रुकी रहे। ठीक, तो इसके 3 कंपोनेंट हैं, हम लोगों ने इसके रोल पढ़ा। जबकि डीप कंपोनेंट जो होता है ये आपका लिवेटर एनाई मसल और प्यूबोरेक्टाइलिस मसल के साथ फ्यूज होता है, प्यूबोरेक्टाइलिस मसल के साथ। और ये प्यूबोरेक्टाइलिस मसल के साथ फ्यूज होने के साथ क्या बनाता है? एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन करता है। प्यूबोरेक्टाइलिस मसल के साथ फ्यूज होके क्या करता है? एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन करता है। हालांकि इंटरनल स्फिंक्टर का भी रोल है एनोरेक्टल रिंग बनाने में, लेकिन ये इसके साथ फॉर्मेशन करता है। लिवेटर एनाई मसल में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूबोकॉक्सिजियस और एक को बोलते हैं इलियोकॉक्सिजियस। इलियोकॉक्सिजियस हम लोगों में नहीं पाई जाता, जो टेल वाले एनिमल्स होते हैं उनमें फंक्शनल होता है। तो यहां पर लिवेटर एनाई मसल के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक, ये होता है, और ये एनल वर्ज तक होता है। उसके बाद की अगर बात करें तो ये करता क्या है? मेंटेन्स 15% ऑफ एनल टोन। ये 15% एनल टोन को मेंटेन करता है। ठीक, दूसरी बात, रेड इन कलर, इसका अगर कभी कट कंपोनेंट अगर देखेंगे
तो ये कलर में कैसा होगा, रेड। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है, सोमैटिक नर्व सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं, अगर हम बात करें तो जो ये होता है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये स्ट्राइटेड मसल का बना होता है, स्ट्राइटेड मसल का बना होता है, और ये स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल में सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है, सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है। और सोमैटिक नर्व की सप्लाई होने की वजह से इसका जो एक्शन होता है ये वॉल्यूंटरी होता है, वॉल्यूंटरी होता है। इसलिए हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर से अपनी एनल कैनाल को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। ओके, जो दोनों स्फिंक्टर के बीच जगह दिखाई दे रही है, ये जो दोनों स्फिंक्टर के बीच जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव, इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव, इसको बोलते हैं इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव। और जो इन दोनों स्फिंक्टर के बीच, यहां पर जो एनल वर्ज के पास, कभी भी अगर एनल कैनाल के पास, एनल वर्ज के पास आप उंगली से फील करेंगे तो आपको दो बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। बाहर की तरफ जो दिखाई दे, बाहर की तरफ जो फील होगा, महसूस होगा, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। और थोड़ा सा अंदर प्रेशर लगाएंगे तो आपको लगेगा एक अंदर की तरफ भी बैंड लाइक स्ट्रक्चर, काफी स्ट्रॉन्ग सा बैंड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो इंटरनल स्फिंक्टर है। दोनों के बीच एक थोड़ा सा गड्ढा जैसा फील होगा, वो इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव है। और इन दोनों के बीच जो खाली जगह पड़ी है, इसको बोलते हैं क्या, इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस। ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जो है, इसको बोलते हैं इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस, स्पेस, इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस। जो हम लोगों ने पहले सेशन में पढ़ा था कि यहां पर जो ये आपके कॉलम्स होते हैं, इनके बीच में कुछ जगह होती हैं जिनको साइनस बोलते हैं। उन साइनस में कुछ ग्लैंड्स ओपन होती हैं जिन्हें एनल ग्लैंड्स कहते हैं। एनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपने क्रिप्स के थ्रू इनमें अपना सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ताकि जो हमारा स्टूल है वो लुब्रिकेट हो जाए और आसानी से फिसल के बॉडी से बाहर निकल जाए बिना चोट पहुंचाए हुए। तो जब कभी भी इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो फिस्टुला डेवलप हो जाता है। और ये जो एनल ग्लैंड्स होती हैं ये इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस तक में होती हैं। तो जब कभी भी इनमें इन्फेक्शन होता है तो फिस्टुला डेवलप होता है। और मैक्सिमम जो फिस्टुला होते हैं वो इंटर स्फिंक्ट्रिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोजीशन होती है वो इंटर स्फिंक्ट्रिक है। तो जब कभी भी इनमें फिस्टुला डेवलप होता है, और मैक्सिमम केस में देखा गया है कि जो फिस्टुला है उसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो डेंटेड लाइन पर मिलती है। क्यों? क्योंकि जो एनल ग्लैंड्स होती हैं ये ओपन होती है क्रिप्स के थ्रू, कहां, डेंटेड लाइन पर जो साइनस होते हैं उनमें ओपन होते हैं। ओके, तो ये इनकी पोजीशन होती है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा, एक बात और, जब कभी भी कोई सर्जरी करते टाइम हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच जगह है खाली, इसमें हम नीडल के थ्रू जब इसके अंदर हम एनेस्थीसिया देते हैं तो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये मोर सेंसिटिव होता है फॉर एनेस्थीसिया, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो थोड़ा सा लेस सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू इंटरनल स्फिंक्टर। तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि दो स्फिंक्टर है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल स्फिंक्टर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ रेक्टम है, अप टू हिल्टन लाइन होता है, कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है इसमें, इसलिए ये इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, मेंटेन्स 85% एनल टोन, व्हाइट इन कलर, और कैन कट लेस देन 30%। अगर कभी एलआईएस 30% कब, ड्यूरिंग एलआईएस, अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं एलआईएस, इसको बोलते हैं लेटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रेक्टोमी, जब क्रोनिक फिशर होता है तो उस टाइम पर स्पाज्म को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम एलआईएस करते हैं। तो लेस देन 30% कट कर सकते हैं, और एनेस्थीसिया के लिए मोर सेंसिटिव है इंटरनल स्फिंक्टर। अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात करें तो कंटिन्यूएशन ऑफ लिवेटर एनाई मसल है, अप टू एनल वर्ज होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं, डीप, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस। सबका हम लोगों ने काम समझा। सबक्यूटेनियस बाहर की तरफ है, सुपरफिशियल जो है ये आपका इंटरमीडिएट पार्ट होता है, ये एनल कैनाल को होल्ड रखता है, अपनी पोजीशन पर बनाए रखता है।
ये पोस्टीरियरली एनोकॉक्सिजस लिगामेंट किसके साथ कनेक्ट होता है, एंटीरियरली पेरिनियल बॉडी से कनेक्ट होता है ताकि एनल कैनाल अपनी पोजीशन पर रहे। और जो आपका डीप कंपोनेंट होता है ये प्यूबर रेक्टेलिस मसल के साथ फ्यूज होके एनल रिंग को का फॉर्मेशन करता है या उसको बनाता है। हालांकि इनर इंटरनल स्फिंक्टर का भी थोड़ा रोल इसमें होता है। ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये 15% एनल टोन को मेंटेन करता है, रेड इन कलर होता है और ये आपका बना होता है स्ट्राइटेड मसल का। किसका बना होता है, स्ट्राइटेड मसल का। और स्ट्राइटेड मसल स्केलेटल मसल होती है जिनके अंदर सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है। सोमैटिक नर्व सप्लाई जो होती है वो वॉलंटरी इन नेचर होती है, इसलिए हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अपनी मर्जी के साथ कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के सेशन में पढ़ा। एक चीज और हम लोगों ने पढ़ी कि जो डेंटेट लाइन होती है यहाँ पर कॉलम्स के बीच जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उन्हें एनल ग्लैंड्स कहते हैं, वो म्यूकस सीक्रेट करती हैं। इनकी पोजीशन इंटर स्फिंक्ट्रिक होती है, दोनों स्फिंक्टर के बीच जो जगह होती है उसे इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं। हम स्पेसेस के बारे में भी जानेंगे कि कितने टाइप के स्पेस यहाँ पर होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच जो यहाँ पर ग्रूव प्रेजेंट होती है इसे इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव कहते हैं। तो जब कभी भी एनेस्थीसिया देना होता है, लोकल एनेस्थीसिया, तो इसी के बीच से जाके यहाँ पर इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस में एनेस्थीसिया देते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर ज्यादा सेंसिटिव होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। फिस्टुला के टाइम पर क्योंकि एनल ग्लैंड 90% के आसपास जो फिस्टुला होते हैं वो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, इसलिए ज्यादातर फिस्टुला जो होते हैं वो इंटर स्फिंक्ट्रिक होते हैं और उनकी इंटरनल ओपनिंग मैक्सिमम केस में डेंटेट लाइन पर ही मिलती है। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। और अगर इससे पहले का आपको पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर इससे पहले के दोनों पार्ट्स अपलोडेड हैं, एक बार जाएं और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।